Hello students, welcome to DSolve YouTube channel. I hope you all are fine. Today we are not just starting with the next video, it is just going to be a series of videos which is none other than class 10th maths. As class 9th maths video series is also ongoing, we are starting this series also, and we are starting with the chapter 1 which is real number, and let's start without any delay. Okay, so in class 9th in chapter 1 which is number system, you have studied about real numbers, right? And there you studied that real numbers जो होते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो एक नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं वो या तो रेशनल नंबर होंगे और जो बच गए वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर। और इस तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला, रियल नंबर। इसीलिए हमने नंबर लाइन को क्या बोला कि एक रियल नंबर लाइन भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। और हमने इरेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या डेसिमल एक्सपांशन वो देते हैं, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस ईयर हमने पढ़ी थी, है ना। अब कुछ नई चीजें आती है जिसमें सबसे पहली है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम, है ना। अब यूक्लिड नाम है इसका क्योंकि एक मैथमेटिशियन ने, यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन ने दी थी। और दूसरा वर्ड आता है डिवीजन। डिवीजन वर्ड मतलब क्या, हम यहाँ पे इस मेथड में क्या करने वाले हैं, इस लेमा में क्या करने वाले हैं, डिवीजन करने वाले हैं, कहीं ना कहीं डिवीजन से रिलेटेड, ठीक है। फिर थर्ड टर्म आती है इसमें लेमा। तो लेमा का मतलब क्या होता है, लेमा का मतलब होता है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्या होता है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, या सिंपली हम बोल सकते हैं कोई थ्योरम। कोई थ्योरम या मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लेमा, है ना। और स्टेटमेंट कैसे आता है, जब बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को रख रख के सोल्व की जाती है कोई इक्वेशन सपोज, है ना, कोई तो जब एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट बन के आता है कि हाँ ऐसा होता है, जैसे कि n का स्क्वायर करेंगे हमेशा तो हमेशा क्या मिलता है, हमें किसी नंबर का स्क्वायर मिलता है। तो हम अलग अलग नंबर यहाँ रख के देखते हैं, जैसे n = 1 रखते हैं तो क्या मिलता है, 1 का स्क्वायर 1 मिलता है। n = 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 मिलता है। तो हाँ, हमने देखा कि हमेशा क्या मिल रहा है, हमें स्क्वायर मिल रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट बन गया कि n स्क्वायर जो है हमेशा क्या देगा, किसी नंबर का स्क्वायर देगा, है ना। तो इस तरह से, है ना। अब आगे एक और टर्म आती है एल्गोरिथम, है ना। एल्गोरिथम एक्चुअली क्या है, लेमा जो कि क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और एल्गोरिथम क्या है, कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन। एल्गोरिथम मतलब एक पैटर्न, किस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं, डिवीजन के किस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, ये एल्गोरिथम होता है। तो देखते हैं पहले ये लेमा क्या होती है। ये लेमा बोलती है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, है ना, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए देयर एग्जिस्ट, है ना, यूनिक इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स, यूनिक इंटीजर्स। कौन कौन से, क्यू और आर, है ना। दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी के लिए हमेशा एग्जिस्ट करेंगे दो यूनिक इंटीजर जो कि क्या है, क्यू और आर। सच दैट, किस तरह से, ए = होगा बी इंटू क्यू प्लस आर, है ना, कि हम उसे इस प्रकार के फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको हम बी इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक्चुअल में ये क्यू, ये ए और बी तो क्या है, दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। असल में क्यू और आर होते क्या है, क्यू होता है जब डिवीजन अपन करते हैं तो कोशंट आता है, जो हमारा आंसर आता है उसको कोशंट बोलते हैं। और आर क्या होता है, एक्चुअल में रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो उन्हीं वैल्यू को जब हम यहाँ रखते हैं तो हमें एक, इनमें से कोई एक पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। इसलिए हमने इसको क्या बोला, लेमा, क्योंकि ये एक ट्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। वेयर आर किस किस के बीच में होना चाहिए, 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होना चाहिए। रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है 0 से बड़ा, और बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब जो ये वाला जो पॉजिटिव इंटीजर है इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम। ये वाला जो दिख रहा है आपको, a = b q + r, ये क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। जब हम डिवीजन करेंगे तो इसका यूज करेंगे, वी यूज इन लॉन्ग डिवीजन, वी यूज इन लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। अब ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका मेन एप्लीकेशन है टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। इस फॉर एग्जांपल यहाँ पे HCF निकालना है 56 और 72। तो हमें क्या प्रोसेस फॉलो करनी है,
इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर दिया है बड़ा वाला, उसमें डिवाइड करना है छोटे इंटीजर जो इससे स्मॉलर है 56 का। ठीक है, डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 56 बन जा 56। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे, 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ 6 में से 5 गया तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये क्या है आपका, ये है क्वोशंट, ये क्या है आपका रिमाइंडर, और ये वो दोनों क्या है इंटीजर्स जो हमको दिए हैं, है ना। तो अब जो ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला इंटीजर 72 ग्रेटर है ना, इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, जो छोटा वाला पॉजिटिव इंटीजर गिवन है अपने को 56 इंटू क्या क्यू, क्यू मतलब क्या 1 प्लस प्लस है ना रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना 16। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी, अब जो आपका स्मॉलर नंबर था, जो आपका स्मॉलर नंबर था उसमें हम अब डिवाइड करेंगे उसका जो क्या आया आपका रिमाइंडर आया, क्या आया रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया 16। और ये प्रोसेस कब तक फॉलो करनी है, जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। जैसे यहाँ पे 16 आया, तो जब तक जीरो ना हो जाए तब तक इसको करना है। फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 16 4 जा ज्यादा होता है, 64 होता है, 16 3 जा है ना, 16 3 जा कितना होगा 48, 16 में 8 जाएगा तो 8, और यहाँ पे ये 0। अब ये आया आपका Q, ये आपका R। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 56 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लेमा की हेल्प से, B मतलब क्या आपका ये सेकेंड वाला पॉजिटिव इंटीजर 16 है ना, इनटू Q, क्वोशंट क्या है आपका 3 प्लस रिमाइंडर क्या होगा 8। ठीक है, ये एक नया फॉर्म आया है ना, ये 72 को अपन ऐसे रिप्रेजेंट किया, 56 को ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और कब तक करना है हमें इसको कंटिन्यू, जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता। अब क्या होगा, जो आपका स्मॉलर नंबर था वो आ जाएगा बीच में, और जो रिमाइंडर था उससे हम क्या करेंगे डिवाइड, रिमाइंडर क्या था आपका 8। अब यहाँ पे पूरा पूरा डिवीजन जा रहा है, आप देख रहे हैं 8 2 जा 16, क्या आ गया रिमाइंडर 0, क्या आ गया 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे 56 और 72 का एचसीएफ निकल के आ गया है, वो क्या है 8, फाइनली क्या आया 8 है ना। लास्ट में जो डिवीजर होगा वही आपका क्या होगा एचसीएफ निकल के आएगा। तो ये प्रोसेस कब तक करनी है आपको, जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। जैसे रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72 इज। ठीक है, इस तरह से आपको किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकाल सकते हो, आप एचसीएफ निकाल सकते हो यूजिंग दिस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इस तरह से अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सबसे पहले मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट एग्जैक्ट में लिख देता हूं, एवरी कंपोजिट नंबर, composite number can be expressed or factorized as a product
of prime numbers, and this factorization is unique apart, long statement, apart from the order of the prime factors. ठीक है, देखो दिखने में बहुत लंबा सा स्टेटमेंट लग रहा है लेकिन बहुत इजी है ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर आई होप बहुत सौ को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूं मैं, है ना। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ खुद का डिवाइड जाता है, सिर्फ खुद का और 1 का डिवाइड जाता है, इसके अलावा किसी और नंबर का डिवाइड नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल 2 को आपको डिवाइड करना है तो आप सिर्फ 2 से डिवाइड कर सकते हो उसको, और एक 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते ही हैं। तो 2 और 1 के अलावा कोई और इसके क्या है, फैक्टर्स नहीं है। क्या नहीं है, फैक्टर्स नहीं है। मतलब 2 को आप ज्यादा से क्या लिख सकते हो, 2 into 1, है ना, 2 into 1। तो इसके फैक्टर क्या हुआ, एक तो खुद 2 हुआ, एक तो खुद इसका फैक्टर 2 हुआ और खुद एक 1 हुआ, है ना। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं। इस तरह से देखो 3 में 3 का फैक्टर खुद 3 होगा एक तो, और एक 1 हो गई, क्योंकि एक तो 3 का डिवाइड जाता है, एक 1 का डिवाइड जाता है। चलो अब बात करते हैं 4 की। 4 की बात करें तो क्या करते हैं, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 लिख सकते हैं, है ना। तो 1 का डिवाइड तो हमेशा हर नंबर में होता है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो कि 4 में 2 का भी डिवाइड जा रहा है, और 4 में 4 का डिवाइड तो जाता ही है। तो 4 के अलावा एक नंबर और आ गया जो कि क्या है, 2। तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर नहीं रहा। तो किसी भी नंबर का सिर्फ खुद में डिवाइड जा रहा है, सिर्फ खुद में डिवाइड जा रहा है, बाकी किसी और नंबर से उसमें डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। और जैसे कि आप 5 देख लो, है ना, 5 में सिर्फ 5 का डिवाइड ही जाता है और 1 का तो जाता ही, मतलब इसके फैक्टर्स 5 into 1। कुल मिला के इसके जो फैक्टर्स हैं, अगर उस फैक्टर्स में वही नंबर आ रहा है और 1 तो आता ही हमेशा, तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर। लेकिन अगर फैक्टर्स में कोई और दूसरा नंबर आ गया, जैसे 4 था, 4 के फैक्टर्स में एक नंबर अलग से आ गया, कौन सा, 2, दूसरा नंबर आ गया, है ना, तो 2 से भी ये डिविजिबल है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं रहा, ठीक है। ये होते हैं प्राइम नंबर जिनमें सिर्फ खुद का डिवाइड जाता है और 1 का डिवाइड जाता है, इसके अलावा किसी और नंबर का डिवाइड नहीं जाता। जैसे एग्जांपल लें 2, 3, 5, 6 तो होगा क्योंकि उसमें 2 और 3 का डिवाइड जाता है, 7, है ना, 9 भी होगा क्योंकि 9 में 3 का डिवाइड जाता है। फिर आगे चले तो 10 में जाता है 11, ठीक है। इस तरह से 13, इस तरह से 15 तो होगा क्योंकि उसमें 3 और 5 का जाता है डिवाइड, और इसी तरह से 17, और ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें खुद का डिवाइड तो जाता ही है, उसके अलावा किसी और नंबर का भी डिवाइड जाना चाहिए। जैसे अभी देखा अपन ने एग्जांपल में 4 में 4 का डिवाइड तो जाता ही है, लेकिन हमें पता है इसमें 2 का डिवाइड भी जाता है ना, और 4 का डिवाइड भी जाता है और 1 का तो जाता ही है, इन तीनों नंबर्स का डिवाइड जाता है। तो अगर सिर्फ खुद का जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, प्राइम नंबर हो जाते हैं। लेकिन खुद के अलावा किसी और नंबर से भी ये डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर। इसी तरह से जो प्राइम नंबर नहीं है, सिंपली जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब 6 हो जाएगा, 6 में भी अपन 2 से डिवाइड जाता है, 3 से डिवाइड जाता है, और 6 खुद से भी जाता है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनके कुछ ना कुछ फैक्टर हो खुद के अलावा, जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि 256, तो 256 किसका स्क्वायर होता है, एक्चुअल में 16 का होता है ना, 16 into 16 होता है। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 8 into 2 into 8 ये हो गया, है ना। फिर 8 को अपन 2 into 2 into 2 इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे नंबर से क्या हो रहा है, ये डिविजिबल हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, किसी और नंबर से ना हो, वो प्राइम नंबर, और जो खुद से भी हो और दूसरे नंबर से भी हो डिवाइड, तो वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर, सिंपल। और दोनों क्या एक दूसरे का अपोजिट है। आई होप इट इज क्लियर।
है ना। कंपोजिट नंबर में बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर, जैसे 4, 6, 8, 9, है ना, 10, बहुत सारे हो सकते, ठीक है। अब बोल रहा है वो, अब देखो स्टेटमेंट पे आते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, है ना, ये कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड, है ना, फैक्टर करके लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये बोल रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन इज यूनिक मतलब एक ही तरीका होगा उसको लिखने का, कोई और दूसरा तरीका नहीं होगा, कोई दूसरे प्राइम नंबर यूज नहीं होंगे। कुल मिला के ऐसा बोल रहा है कि जैसे कि, एंड थोड़ा और देख लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द प्राइम, बस जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका जो ऑर्डर है उनको आप आगे पीछे कर सकते है ना। लेकिन जो यूनिक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर दो प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं तो वो दो प्राइम नंबर ही यूज होंगे, कोई तीसरा प्राइम नंबर यूज नहीं होगा, एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सबसे इजी एग्जाम्पल लेते हैं 4 का। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। और 2 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 4 तो क्या था आपका, कंपोजिट नंबर, लेकिन हमने इसको किसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, किसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में, है ना। तो ये देखो, ये इसका क्या है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे कोई वो दूसरा प्राइम नंबर उठा के नहीं ला सकते। अगर आप यहाँ पे लेके आ गए, सपोज 3 लेके आ गए, 2 इंटू 3 कर दिया आपने, तो ये अब ये 4 नहीं रहा, अभी क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस 4 का एक ही यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा, 2 इंटू 2, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, है ना, मतलब पावर में लिखना चाहे, ठीक है। इस तरह से ये किसका हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, है ना। 6 एक कंपोजिट नंबर है, और ये भी प्राइम नंबर है, और 3 भी प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर है ना। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसा वो बोल रहा है। और ये प्रेजेंटेशन जो है, ये रिप्रेजेंटेशन हमेशा यूनिक होगा, यूनिक तरीका होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे ये 2 इंटू 3 है, इसको हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 3 आगे आ गया, 2 आगे आ गया, लेकिन है तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन, यूज तो 2 और 3 हुए, है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये थी आपकी क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, every composite number can be expressed in the form of products of prime numbers, and this representation is always unique apart from the order of prime numbers, right? ठीक है। अब देखते हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पढ़ ली, हो गया सब। अच्छा, एक चीज और इसमें देखना है हमें कि एप्लीकेबल कहां पे होती है। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ना, फंडामेंटल थ्योरम, ये हमेशा उन नेचुरल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स, या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अप्लाई होगी, है ना। सपोज वो कोई भी पॉजिटिव नंबर जिसको आप n बोल रहे हो, नेचुरल नंबर, और वो क्या होना चाहिए, बड़े होना चाहिए किससे, 2 से, या फिर इक्वल होंगे किससे, 2 से। मतलब स्टार्ट करने की कह रहा है कि 2 से स्टार्ट करना है, है ना। अगर आपको कोई कंपोजिट नंबर देखना भी है तो कहां से स्टार्ट करना है, 2 से, है ना, 2 या 2 से बड़े। ऐसा क्यों, अब नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर में 1 भी आता है, लेकिन ये कंडीशन डाल दी कि नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, 2 के इक्वल होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है कि ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। देखो 1 को अगर आप लिखना चाहें तो 1 के फैक्टर्स तो 1 ही होगा, इसके अलावा कोई और फैक्टर होता नहीं 1 का। तो 1 को हम किसी भी प्राइम नंबर के फैक्टर में नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 प्राइम नंबर होता नहीं है। प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 2 से, है ना। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो 1 क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये अगर ले लेंगे हम, 1 को इंक्लूड कर लेंगे, तो क्या होगा फिर, एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है ना, ये नहीं रहेगा, है ना। यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा कि हमेशा किसी नंबर को हम प्राइम नंबर्स के
फैक्टर्स के फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में ही यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नहीं होएगा, क्योंकि ये फिर नॉन प्राइम नंबर इंक्लूड हो जाएगा ना उसमें। हमेशा हमें क्या चाहिए कि प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हमें लिखना है इसको, प्रोडक्ट के फॉर्म में। लेकिन अगर मैं 1 को भी इंक्लूड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, वो एक नॉन प्राइम नंबर आ जाएगा, तो वो फिर यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए 1 को इंक्लूड नहीं किया जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसे नेचुरल नंबर्स पे एप्लीकेबल होती है दिस थ्योरम, जो कि 2 के इक्वल हो या ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं अपन, जो कि आपके एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, है ना। अच्छा, कोई एक लेंथी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं इसमें, कुछ भी, जैसे कि 8 2 4 6, सपोज ये कोई रैंडम सा नंबर है। तो हमें देखना है कि अब ये कोई कंपोजिट नंबर है, अपने को पता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसके फैक्टर्स निकालना है सबसे पहले अपने को, है ना। इस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं अपन। 8 2 4 6 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये किससे डिविजिबल है देखते हैं। 5 4 7 से जा रहा है क्या, 7 4 1 2 3, 7 से करके देखते हैं। 7 6 जा ज़्यादा हो रहा है, 7 5 जा 35, 11 में से 5 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 6 एंड दिस इज 0, 62, 7 8 जा 56, ये 6 और ये कुछ नहीं बचे यहाँ 0 एंड 63 63 था, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है 7 9 जा 63, सॉरी। तो ये कितना आएगा, 7 से डिवाइड करने पे 5 8 9, ठीक है। अगेन जा रहा है क्या इसमें, नहीं, उसके बाद नहीं जा रहा है, 7 से नहीं जा रहा है। हाँ, अब ये इसमें हम चेक करते हैं इसको, 11 से जा रहा है क्या, 11 5 जा 55, यहाँ से बचेंगे कितने आपके, नहीं हो पाएगा। और फिर 13 से 13 से देख लेते हैं इसको, 5 8 9, 13 से जा रहा है क्या, नहीं, नहीं जा रहा है। हाँ, सपोज अपने को नहीं पता किससे जा रहा है, तो इसको 5 8 9 से डिवाइड करते हैं और इसमें 1 आ देते हैं, ठीक है। अब अगर 5 8 9 में किसी का डिवाइड नहीं जा रहा है तो क्या होगा, किसी का डिवाइड नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी एक प्राइम नंबर होगा, है ना, ये भी प्राइम नंबर होगा। तो हम 8 2 4 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 5 8 9, ठीक है। अब ये क्या था, एक कंपोजिट नंबर था, क्योंकि ये एक से ज्यादा प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ था, ठीक है, एक कंपोजिट नंबर, है ना। अब क्योंकि इसमें इन तीन नंबर्स का डिवीजन हो सकता था, इसलिए क्या था, कंपोजिट नंबर। अब अपन ने क्या किया, इनको ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया यूनिकली, ठीक है। तो ये अपन ने अप्लाई करी क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस तरह से इसमें क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि और ये कहाँ पे एप्लीकेबल है फंडामेंटल थ्योरम। देखो, एप्लीकेशन ऑफ दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपके एग्जांपल के थ्रू दिया हुआ है, आपको दिया है यहाँ पे 4 की पावर n, वो पूछ रहा है, एक्चुअली ये शॉर्ट में लिख देता हूँ, विल 4 की पावर n एवर एंड विथ 0, है ना। ये 4 की पावर n, ये n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 4 की पावर n कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, कितनी भी नंबर हो सकते हैं।
तो क्या ये हम कभी भी ऐसा होगा कि ये जो सॉल्यूशन निकला, जैसे कि 4 की पावर अपन ने 2 करी तो कितना आया, 8 आया, 4 की पावर 3 करी तो कितना आया, सॉरी यहाँ 16 आया, 4 4 जा 16 है ना, 4 की पावर 3 करी तो 64 आया, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से जो आंसर्स आते जाएंगे हमारे, पावर हम बढ़ाते जाएंगे आंसर। तो ऐसा कभी होगा क्या कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं, जो आंसर्स आ रहे हैं वो जीरो से एंड हो, कि सपोज इस तरह से कि 160 इस टाइप का कोई आंसर आएगा का जिसमें कोई एंड में, है ना, लास्ट प्लेस पे क्या है, जीरो है। ये आपको चेक करके इसको बताना है, ठीक है। तो आप इसमें यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आपको पता है कि 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 2, ठीक है। अगर 4 की पावर n है मतलब 2 इंटू 2 की पावर क्या है, n है। मतलब जो भी नंबर आने वाला है, जितना भी बड़ा नंबर आ जाए, जितनी भी अपन n को जितना भी बड़ा ले लें और फाइनल आपका आंसर जितना भी आए, वो एक्चुअल में होगा क्या, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब किसी भी नंबर के पीछे अगर जीरो आ रहा है तो वो तभी आ रहा है जब उसमें उसमें क्या होगा, डिविजिबल होगा वो किससे, 10 से डिविजिबल होगा। और 10 से डिविजिबल तभी होगा जब सपोज कोई नंबर है वो 10 से पूरी तरह से डिविजिबल तभी होगा जब ऊपर जो है फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 आ रहा हो, 2 इंटू 5 आ रहा हो। अकेले 2 होगा तो भी जीरो आना पॉसिबल नहीं है, और अकेले 5 होगा तो भी जीरो आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 5 और 2 दोनों का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 ही है। ये दूसरा अगर प्राइम नंबर 5 नहीं हमारे पास कभी जीरो आएगा ही नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे इसमें, इट विल नेवर एंड विथ जीरो, बिकॉज यहाँ पे क्या है, 5 इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट नहीं है ना। 5 प्रेजेंट होता तो क्या होता, 5 टू जा दोनों मिलके क्या करते हैं, 10 बनाते हैं, 5 टू जा 10 मतलब एक जीरो जरूर आता है ना। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा इसके, चाहे आप n की पावर n मतलब कुछ कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, ठीक है। ये इसका एक पहला एप्लीकेशन बोल सकते हैं हम कि हाँ ये यूज होता है। और आगे देखते हैं, एक बड़ा ही इसका पॉपुलर सा यूज है थ्योरम का, है ना, एप्लीकेशन 2 टू फाइंड LCM एंड HCF, टू फाइंड LCM एंड HCF ऑफ टू एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि आप कैसे निकालोगे LCM HCF। सबसे पहले हमें पता है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना, कोई भी नंबर अपने को दिया है तो उसमें आप HCF कैसे डिफाइन करोगे और LCM कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो HCF जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। ये होता है LCM। उसके बाद HCF और LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, ये लोवेस्ट होता है पावर्स तो ये हो जाएगा हाईएस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इसमें कोई एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज 6 और 20 दो आपको कोई भी रैंडम पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं, इनका निकालना है आपको HCF भी और LCM भी यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सबसे पहले अपन इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके लिए अपने को 6 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और ये 1, ठीक है। और 20 का निकालेंगे तो 2 10 जा 20, है ना, 2 5 जा 10, सॉरी दिस इज 5 एंड 5 1 जा 5। तो हमने देखा 6 के फैक्टर्स क्या निकल के आए, 2 इंटू 3, और 20 के क्या फैक्टर्स निकल के आए, 2 इंटू 2 मतलब 2 बार है तो अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द लोवेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले देखना है कि दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से। यहाँ पे आप देखो 2 2 कॉमन है और बस 2 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ तो 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, ठीक है। अब देखना है प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर, सब फिर क्या देखनी है, इनकी लोवेस्ट पावर।
इसकी लोवेस्ट पावर क्या है, ऑलरेडी 2 की पावर 1 ही है ना। HCF क्या हो जाएगा इनका दोनों का 6 और 20 का लोवेस्ट पावर्स क्या होगी इसकी 2 की पावर 1 है ना, इधर भी 2 की पावर 1 ही लोवेस्ट पावर होगी है ना। ये इनका HCF क्या हो गया 6 और 20 का 2, ठीक है। अब LCM कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट पावर देखनी है आपको, ठीक है। इसमें कॉमन नहीं लेना है, कॉमन नहीं, यहाँ पे ऑल आएगा। देखो एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स है ना। इसमें हमें सारे प्राइम फैक्टर्स को इंक्लूड करना है, ना कि कॉमन वाले सिर्फ इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो एलसीएम कैसे हो जाएगा, देख लो आप दोनों का, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 6 और 20, इधर क्या है 2, इधर क्या है 2 की पावर 2 है ना, इंटू उधर क्या है 3 इंटू 5, कुल मिला के जितने भी फैक्टर्स हम सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 2 की पावर 3 हो गया, 3 इंटू 5, 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो तो 8 3 24 इंटू 5, 5 4 जा 20, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 120, 120 क्या निकल के आया इसका एलसीएम। wait we have done some mistake, yes हाँ, उसने क्या बोला था प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स, क्या लिखना है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ द ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो अपन ने देखा इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या थी, ये थी 2 की पावर 2, तो अपने को क्या लेना है सिर्फ 2 की पावर 2 लेना है, सिर्फ हाईएस्ट पावर लेना है। फिर इधर तो ये 3 अकेला था तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है ना। अगर इधर भी क्या होता, सपोज ऐसा होता कि इधर मान लो 5 की पावर 3 होता और नीचे 5 की पावर 1 होता, अपन कौन सा वाला लेते, 5 की पावर 3 लेते, हाईएस्ट पावर लेना अपने को सिर्फ है ना, ऑल फैक्टर्स में वो पावर्स लेना है जो हाईएस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर एक्चुअली 2 ही रहेगा यहाँ पे, 2 की पावर 2 मतलब क्या 4 मतलब क्या 12, ये क्या हो जाएगा 60 है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ऑल फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स लेना है लेकिन सिर्फ कौन सी हाईएस्ट पावर्स लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिंगल थे इसलिए को अपन ने ले लिया, लेकिन इन दोनों में जो है इसमें हाईएस्ट पावर थी 2 की पावर 2, तो ये अपन ने इसके प्राइम फैक्टर्स में ये एलसीएम में ली, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है याद रखना है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेना है ना, कॉमन प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेना है, और एलसीएम में क्या लेना है ऑल फैक्टर्स की जो हाईएस्ट पावर से वो लेना है, सॉरी एचसीएफ में लोवेस्ट पावर्स लेना है कॉमन प्राइम फैक्टर्स है ना। ओके नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इसका। थर्ड इसका एप्लीकेशन है एप्लीकेशन 3, टू फाइंड डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर, एक्चुअली यस ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। क्लास 9th में हमने देखा था कि किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये किसी रूल से डिसाइड हो रहा था, और वो रूल कुछ ऐसा था कि हमें पता है कि रेशनल नंबर जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये जो क्यू है, इस क्यू का अगर अपन फैक्टराइजेशन करें है ना, क्यू का अगर फैक्टराइजेशन है उसमें अगर ओनली पावर्स ऑफ 2 आए, क्या है ओनली पावर्स ऑफ 2 आए, या फिर ओनली पावर्स ऑफ 5 आए, 5 आए है ना, या फिर क्या हो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स ऑफ 2 and 5,
कुल मिला के या तो इस टाइप से हो 2 की पावर n, या फिर 5 की पावर n, n कुछ भी पावर्स हो सकती है, या फिर इस तरह से हो कि 2 into 5 है, या 2 की पावर n हो, 5 की पावर m कुछ भी हो सकती है, दोनों के अलग अलग पावर्स। इस तरह का कॉम्बिनेशन जब भी आता है तो अपन बोलते हैं कि जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांशन हमेशा कितना होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और 2 into 5 असल में है क्या, प्राइम नंबर ही तो है ना। 2 और 5 के अलावा कुछ और अदर नंबर आ जाता है तो क्या बोलते हैं अपन, फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। ठीक है, तो ये अपन ने क्लास 9th में देखा था। और ये जो p बाई क्यू है ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म, है ना। किस तरह से, जैसे कि सपोज 5/25 है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, इसको मतलब कट करना है, 5 1 5, 5 25। ये 1/5 क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है या लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, तब जाके आप इसको चेक कर सकते हो कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि अभी यहाँ पे 5 आ रहा है तो ओनली 5 है, ओनली पावर ऑफ 5 है, मतलब 5 की पावर यहाँ पे 1 है ना। तो ये क्या होगा, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, है ना। और हमें पता है 1/5 कितना होता है, कितना होता है, करेंगे तो 0.52 जा 10, है ना, 0.2। तो ये थे फंडामेंटल थ्योरम के एप्लीकेशंस। फर्स्ट हमने क्या देखा कि किसी नंबर की कुछ भी पावर है, रैंडम पावर्स, तो वो पूछ रहा था कि क्या ये कभी 0 के साथ एंड होगा कि नहीं होगा। तो हमने देखा कि इसका जो प्राइम फैक्टर्स है उनमें 2 into 5 अगर आता है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ एक 0 जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना, क्योंकि वो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 आ रहा था। 4 की पावर n का एग्जाम्पल देखा था। सेकेंड हमने देखा कि कहाँ यूज होता है इसका, किसी नंबर का एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। और तीसरा हमने देखा कि किसी रेशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपांशन आपको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो भी आप इससे पता लगा सकते हैं, है ना। सिर्फ अगर पावर्स ऑफ 2 है, पावर्स ऑफ 5 है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो। और ये पावर्स कहाँ होनी चाहिए, ये प्राइम नंबर जो होना चाहिए कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, क्यू में। ठीक है, पी बाई क्यू में, क्यूब में, ठीक। और ये पी बाई क्यू जो होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से। अब एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो गया है। सो थैंक यू।